मैंने कहा, कमांडर तुम फिक्र न करो, जहाँ तुम्हें बड़े हथियारों की ज़रूरत होगी वहाँ मैं तुम्हारे काम आऊँगा। मैं बड़ी आसानी से दुश्मन के मशीन गन मोर्चों में घुसकर इनको ख़त्म कर सकता हूँ। कमांडो खालिद किसी अहम नुक्ते पर गौर कर रहा था। इसने चाय की प्याली नीचे रखते हुए कहा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि तुम इस ऑपरेशन में हमारी बहुत मदद कर सकते हो, लेकिन वहाँ होशिंगाबाद टॉर्चर सेंटर में इंडियन आर्मी की पूरी पलटन मोर्चाबंद है, जिसमें 3 इन्फेंट्री की कंपनियाँ हैं। इसकी वजह यह है कि इस टॉर्चर सेंटर में बड़े अहम कश्मीरी हुर्रियत परस्तों को अगर वो पकड़े जाएं तो लाया जाता है और इनसे पूछगछ करके बड़ी नतीजा खेज मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाती है। मैंने पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें इस मिशन पर किस वक्त रवाना होना चाहिए और होशिंगाबाद हम किस तरह पहुँचेंगे? कमांडो खालिद कहने लगा, मैंने अपने 5 तजुर्बाकार कमांडो मुजाहिदों को अलर्ट कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात को हम अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाएं। हमारे पास सिर्फ एक पुरानी जीप होगी, लेकिन हम जंगल में शॉर्टकट रास्ते पर सफ़र करेंगे और सुबह होने से पहले होशिंगाबाद पहुँच जाएंगे। मैंने कहा, कमांडो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कमांडो खालिद ने कहा, ये मेरे 5 कमांडो मुजाहिद बड़े तजुर्बाकार कमांडोज़ हैं और मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में ये बता दिया है कि तुम इंसान हो, साबिक कमांडो हो, मगर एक जोगी के तरीसम की वजह से कभी सांप की शक्ल इख्तियार कर लेते हो और कभी अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाते हो। इस मिशन की नौइयत ऐसी है कि इन कमांडोज़ को एतमाद में लेना ज़रूरी था। मैंने पूछा, इन पर इस इंकशाफ का क्या रद्द-ए-अमल हुआ? वो बोला, वो बड़े हैरान हुए, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इनके सामने सरफरोशाना मिशन है, वो सिर्फ अपने मिशन के बारे में पूछते रहे। बहरहाल तुम्हें शामिल करके हम कुल 7 कमांडोज़ हैं और मैं समझता हूँ कि इस मिशन के लिए इतने ही आदमी काफ़ी हैं। अभी जो मुजाहिद चाय लेकर आया था, इसको तुम्हारे बारे में मालूम नहीं है। तुम यहीं बैठो, मैं अपने 5 कमांडोज़ को यहाँ लेकर आता हूँ। कमांडो मंजर खालिद उठकर हुजरा नुमा कोठरी से बाहर निकल गया। मुझे अपनी बीवी जमीला का ख्याल आ गया। इसकी हल्की हल्की बू मुझे महसूस रही थी। वो इसी शहर में थी, मैं भी इसी शहर में था, लेकिन हम एक दूसरे से अभी मिल नहीं सकते थे। मेरे सामने एक अहम मुजाहिदाना मिशन था। मुझे अल्लाह की राह में इसके नाम और इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले कश्मीरी मुजाहिदों के दुश्मनों के खिलाफ जंग करनी थी, जिहाद में शामिल होना था। अगर इस कमांडो मिशन में मैं ज़िंदा निकल आया तो जमीला से भी मिल लूँगा, अगर शहीद हो गया तो अल्लाह मालिक। कमांडो खालिद अंदर आया। इसके साथ 5 मुजाहिद कमांडोज़ भी थे। उन्होंने मुझे दरी पर कुंडली मारकर बैठे हुए देखा और किसी किस्म के ताज्जुब का इजहार न किया। मैंने इन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने वालेकुम सलाम कहा और दीवार के साथ लगकर बैठ गए। कमांडो खालिद मेरे करीब बैठ गया। वो अपने कमांडोज़ को मुखातिब करके बोला, गाजियों, जैसा कि तुम्हें मालूम हो चुका है, इंडियन मिलिट्री पुलिस कश्मीर के सबसे बड़े हुर्रियत परस्त और मुजाहिद गुलाम हुसैन वाई को गिरफ्तार करके होशिंगाबाद के टॉर्चर सेल में ला रही है, बल्कि इस वक्त तक वो टॉर्चर सेल में पहुंच भी चुकी होगी। हुर्रियत परस्त कश्मीरी लीडर से महज बराए नाम पूछगछ होगी। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्हें यहाँ इसलिए लाई है कि इसे शहीद कर दिया जाए, जैसा कि इससे पहले भी यहाँ कई मुजाहिदों को शहीद किया जा चुका है। इसके बाद मकबूजा कश्मीर की भारतीय फ़ौज हाई कमान ये अफवाह फैला देगी कि कश्मीरी लीडर मफरूर होकर पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर चला गया है। हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हमें कश्मीरी लीडर और कश्मीरी हुर्रियत परस्त को भारतीय फ़ौज के चंगुल से निकाल कर लाना है। हमारे वसाइल महदूद हैं। होशिंगाबाद के टॉर्चर सेल में, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, इंडियन आर्मी की पूरी पलटन तैनात है। चारों तरफ मशीन गन पोस्टें हैं और कांटेदार बाड़ लगी हुई है। भारतीय फ़ौज के पास असले और हथियारों की कमी नहीं है। हमारे पास पूरे हथियार भी नहीं हैं। इसके बावजूद हमें इस मुआरके को सर करना है, इस मिशन को कामयाब बनाना है और टारगेट को मार कर कश्मीरी लीडर को भारतीय दरिंदों की कैद से निकाल कर अपने साथ लाना है। हम 7 आदमी इस खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। कमांडो करमदाद के बारे में तुम सब जानते हो कि वो अगर सांप की शक्ल में है, लेकिन वो इंसान है। एक बुत परस्त के जादू ने इस पर असर कर रखा है, जो इंशाल्लाह जल्दी दफ़ा हो जाएगा। कमांडो करमदाद भी इस मुहिम पर हमारे साथ जा रहा है। हो सकता है हम में से कोई ज़िंदा वापस न आए, लेकिन एक बात तयशुदा है कि हमें कश्मीरी लीडर को ज़रूर रिहा कराना है, ख्वाह हम सारे के सारे मारे जाएं। अगर तुम्हारे दिलों में कोई हिचकिचाहट या शक हो तो अभी बता दो। कमांडो खालिद खामोश हो गया। भोपाल के चारों मुजाहिदों ने बैक जुबान होकर कहा कि इनके दिल साफ हैं, इनके दिलों में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शक व शुबा नहीं। वो अल्लाह और इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं और वो अपनी जान देकर भी कश्मीरी हुर्रियत परस्त मुजाहिद को जालिमों के पंजे से छुड़ाएंगे। कमांडो खालिद ने भी इख्तियार कहा।
जज़ाकल्लाह। रीस ने मुझसे पूछा, कमांडो करमदाद, क्या तुम भी तैयार हो? मैंने फ़ौरन कहा, मैं दिलो जान से तैयार हूँ। कमांडो खालिद ने अपने मुजाहिद कमांडो हारून से कहा, तुम फ़ौरन जीप में ज़रूरी एमुनेशन और असला वगैरह रख दो और आकर रिपोर्ट करो। हारून इसी वक्त यह सर कहकर बाहर निकल गया। कमांडो खालिद ने कलाई की घड़ी में वक्त देखा और बोला, अभी रात के 8 बजे हैं। अगर हम 9 बजे भी निकल पड़ते हैं तो 11 बजे से पहले होशिंगाबाद के जंगल में अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। इनमें से एक मुजाहिद कमांडो का नाम राशिद था। इसने कहा, सर हमारे पास हैंड ग्रेनेड 6-7 हैं। कमांडो खालिद बोला, अल्लाह मालिक है, अगर हैंड ग्रेनेड ना भी होते तो हमें इस मुहिम पर ज़रूर निकलना था और इसे कामयाब बनाना था। ये बताओ कि हमारे पास लाइट मशीन गन्नें कितनी हैं? कमांडो राशिद ने कहा, इस वक्त सिर्फ 4 लाइट मशीन गन्नें हैं। मैगजीन की 8 बेल्टें हैं, ये काफ़ी हैं। बाकी हमारे पास 3 गन्नें होंगी, सैलेंसर वाले पिस्तौल होंगे और कमांडो चाकू भी होंगे। अगर हमने सोच समझ कर और मनसूबाबंदी से काम लिया तो इंशाअल्लाह हम इस मुहिम में ज़रूर कामयाब होंगे, इंशाअल्लाह, मैंने कहा। कमांडो हारून ने आकर बताया कि इसने जीप में लाइट मशीन गन्ने, मैगजीन के पटे और स्टेन गन्ने वगैरह रख दी हैं। कमांडो खालिद ने एक बार फिर घड़ी पर वक्त देखा और बोला, हम ठीक 15 मिनट बाद यहाँ से निकल पड़ेंगे। 15 मिनट में ज़रूरी तैयारी कर लो। 5 मुजाहिद कमांडो उठे और एक दूसरे के पीछे हुजरे से निकल गए। मैंने खालिद से कहा, कमांडर, किसी के हाथ जमीला को पैगाम पहुँचा देना कि मैं इस मुहिम पर तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। जमीला भाभी को पैगाम पहुँच जाएगा, इसकी तुम फिक्र न करो। इसके ठीक 15 मिनट बाद 5 कमांडो अपने कमांडर खालिद की क़यादत में तैयार होकर खुफिया ठिकाने से बाहर आ गए। मुझे खालिद ने अपनी स्याह कमांडो जैकेट के कॉलर के अंदर इस तरह छुपा रखा था कि मेरा सर कॉलर से बाहर निकला हुआ था और मैं सब कुछ देख रहा था। मुझे कमांडो खालिद ने इस पोजीशन में इसलिए रखा था क्योंकि मैं साफ होने की हैसियत से रात के अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता हूँ। पुरानी जीप जिस पर दरख्तों की शाखें डालकर इसे कैमोफ्लाज किया गया था, पुरानी बारादरी के खंडर के पास खड़ी थी। ये लोग तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए जीप के पास आए। जीप में रखी हुई स्टीन गन्ने एक एक करके उठा ली और अपने कांधों से लटका ली। ये 6 के 6 कमांडो एक ही किस्म की स्याह जैकेटों, स्याह पुरानी पतलूनों में मलबूस थे। सिरों पर स्याह रुमाल बांधे हुए थे। 4 लाइट मशीन गन्ने जीप में रखी हुई थी। कमांडो खालिद ने कमांडो हारून को अपने साथ बिठाया। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही सलफ दबाया और जीप एक धचके के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। बड़ी सड़क पर आते ही जीप की रफ्तार तेज हो गई। 10 मिनट में हम भोपाल शहर से निकल आए थे और जीप भोपाल से नागपुर जाने वाली सड़क पर फुल स्पीड से दौड़ती जा रही थी। बारिश रुक गई थी। मैं कमांडो खालिद की जैकेट के कॉलर के साथ लगकर बैठा हुआ था और सामने दिख रहा था। मुझे दूर तक सड़क अंधेरे में भी दिखाई दे रही थी। मैं कमांडो खालिद को बताता जा रहा था कि सड़क पर दूर तक कोई फौजी या सिविलियन गाड़ी नजर नहीं आ रही। हमने 2-3 गाड़ियों को क्रॉस किया, 2-3 पुलों पर से गुजरे। हमारे दाएं बाएं जंगल शुरू हो गया था। सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी, रास्ते में कोई चेक पोस्ट भी नहीं थी। हम बड़ी बेफिक्री और आज़ादी से चले जा रहे थे। 1.5 घंटे के बाद दूर से हमारे दाएं जानिब रोशनियां टिमटिमाती नजर आईं तो खालिद ने मुझे कहा, ये होशिंगाबाद की रोशनियां हैं। हम होशिंगाबाद पहुंच गए हैं। एक जगह से इसने गाड़ी बाएं तरफ मोड़कर एक छोटी और कच्ची सड़क पर डाल दी। कहने लगा, यह सड़क हमें होशिंगाबाद के जंगल में ले जाएगी। होशिंगाबाद के जंगल रात के वक्त बहुत ज़्यादा हैबतनाक लग रहे थे। कहीं सड़क इतनी तंग हो जाती थी कि दरख्तों की शाखें जीप की विंड स्क्रीन से टकरा कर पीछे जाती। कमांडो खालिद और कमांडो हारून अपना सर नीचे कर लेते। एक जगह जीप रोक दी गई। कमांडो खालिद और हारून नीचे उतरे और एक तरफ दरख्तों में जाती हुई पगडंडी को देखने लगे। खालिद ने मुझसे कहा, करमदाद, अब आगे तुम हमें गाइड करोगे। ये देखो कि आगे अंधेरे में तुम्हें कोई ख़ास शय तो दिखाई नहीं देती। मैं जैकेट के कॉलर के अंदर चिमटा हुआ था। वहाँ से निकलकर मैं खालिद के कंधे पर बैठ गया। मैंने जंगल के दरख्तों की तरफ अंधेरे में दूर तक देखते हुए कहा, नहीं कमांडो, आगे सिवाय दरख्तों और झाड़ियों की और कुछ नहीं है। तमाम कमांडोज ने अपनी अपनी स्टीन गन्ने लटका रखी थी। एक मुजाहिद के दोनों कांधों पर लाइट मशीन गन्ने थी। ये कमांडो पार्टी घने जंगल में दाखिल हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़े ही घने और तारीकी जंगल थे। अंधेरा इस कदर था कि मुझे भी देखने में दिक्कत महसूस रही थी। वो एक दूसरे के आगे पीछे कतार बनाकर चल रहे थे। सारे कमांडो इस रास्ते से वाकिफ थे। कमांडो खालिद ने एक जगह रुक कर धीमी आवाज़ में कहा, टारगेट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। आप लोग जानते हैं कि आपको क्या करना है। इसके बाद आपस में बातचीत नहीं होगी। कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पिएगा, कोई नहीं खांसेगा, कोई नहीं छींकेगा और अगर कोई शहीद हो गया तो इसे कोई उठाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो फ़ौरन ही शहीद हो जाएगा। ज़ख्मी खुद यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। अगर कोई पकड़ा गया तो मर जाएगा, मगर हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगा। 5 कमांडो हमसे ज़रा हटकर दाएं होकर बड़े एहतियात से आगे कुचल पड़े। खालिद इनके आगे आगे था और मैं जंगल की तारीकी में इसकी रहनुमाई कर रहा था।
और इसे अपनी इंसानी आवाज़ में बताता जा रहा था कि आगे क्या कुछ है। एक दरख्त के नीचे आकर खालिद ने हाथ ऊपर उठाया। इसके पीछे आने वाले कमांडोज रुक गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलकर इसके करीब आकर बैठ गए। कमांडो खालिद ने सरगोशी में कहा, 3 एक तरफ और 2 एक तरफ, गो। फ़ौरन 3 कमांडो हमारी एक जानिब और 2 कमांडो हमारी दूसरी तरफ होकर 4-4 कदम का फासला डालकर आगे बढ़ने लगे। कमांडो हारून कमांडो खालिद के साथ था। 10-15 कदम चलने के बाद हाथ ऊपर करके दाएं बाएं लहराया। तमाम कमांडो रुक गए। जिस कमांडो के पास 4 मशीन लाइट गन्ने थी वह दौड़ कर खालिद के पास आ गया। खालिद ने इसको सरगोशी में कहा, हमारे पीछे, हमारे पीछे। कमांडो फ़ौरन कमांडो खालिद और हारून के पीछे हो गया। यहाँ दरख्त इतने गुंजान थे कि रास्ता नहीं मिल रहा था। यहाँ कोई रास्ता था भी नहीं, रास्ता बनाना पड़ रहा था। ये एहतियात भी करनी पड़ रही थी कि कदमों की आहट पैदा न हो। बारिश की वजह से घास और पत्ते गीले थे और इन पर पाँव पड़ता तो आवाज़ पैदा नहीं होती थी, लेकिन गलती से किसी पत्थर पर पाँव पड़ता था तो फिसल जाता था और आवाज़ पैदा होती थी। इसलिए हमारे कमांडो पार्टी पाँव दबा दबा कर चल रही थी। मैंने सरगोशी में कहा, हाल्ट। कमांडो खालिद वहीं रुक गया। कमांडो हारून भी रुक गया। हमें देखकर हमारे दाएं बाएं हट कर दरख्तों में चलने वाले हमारे साथी भी वहीं रुक गए। मैंने खालिद के कान में कहा, 3 दरख्त छोड़कर चौथे दरख्त के पास मुझे एक आदमी नजर आ रहा है। वो अंधेरे में खड़ा पीछे को देख रहा है। कमांडो खालिद और हारून वहीं बैठ गए। हमारे दूसरे साथी भी झाड़ियों की ओट में पोजीशन लेकर बैठ गए। कमांडो खालिद ने सरगोशी में कहा, क्या ये फौजी है? मैंने शाम की आंखों से बड़े गौर से देखा और सरगोशी में कहा, हाँ, इसने फौजी वर्दी पहन रखी है। अब एक और आदमी दरख्तों से निकलकर इसके पास आ गया है, वो भी फौजी वर्दी में है। कमांडो खालिद और हारून भी झुककर बैठे अंधेरे में आंखें खोले देखने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस अंधेरे में सिर्फ एक सांप ही देख सकता है। इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने आहिस्ता से कहा, अब दोनों फौजी बाएं की तरफ दरख्तों में चले गए हैं। दोनों कमांडो चुप थे। मुझे इनकी सांसों की चलने की आवाज़ सिर्फ सुनाई दे रही थी। 2-3 सेकंड के बाद खालिद ने आहिस्ता से कहा, कोई और फौजी भी है? मैंने कहा, कोई नहीं है। खालिद ने कमांडो हारून से सरगोशी की, दाएं बाएं लाइट मशीन गन्ने पोस्टें लगा दो, क्विक। ये सुनते ही कमांडो हारून झुककर तेज़ी से अपने साथियों के साथ निकल गया, जो दाएं बाएं दरख्तों की आड़ लेकर पोजीशनें लिए हुए थे। चूँकि मैं अंधेरे में देख सकता था, मैंने देखा कि बाएं जानिब 2 कमांडो उठे और एक सीधी कतार में 15-15 कदम का फासला डालकर लाइट मशीन गन्ने रखकर इनके पीछे औंधे होकर लेट गए। इसी तरह दाएं जानिब जो हमारे 3 कमांडो साथी थे, इनमें से भी 2 कमांडो झुककर मुखालिफ सिमत में तेज़ दौड़े और 15-16 कदमों का फासला डालकर लाइट मशीन गन्नों को सामने रखकर पोजीशनों में लेट गए। कमांडो हारून इस तरह झुककर दबे पाँव चलते हमारे पास आकर बैठ गया और धीमी आवाज़ में बोला, इन पोजीशन सर। कमांडो खालिद ने हारून को हाथ से इशारा किया और दोनों झुककर आहिस्ता आहिस्ता इन दरख्तों की तरफ बढ़ने लगे, जिन्हें मैंने इन्हें बताया था कि 2 फौजी एक तरफ खड़े हैं। इन दरख्तों से कोई 5 कदम पीछे खालिद और हारून ज़मीन पर पेट के बल लेट गए। इनकी स्टीन गन्नों का रुख दरख्तों की तरफ था, जहाँ अंधेरा ही था, मगर मैं इन्हें सरगोशी में ओपी की ड्यूटी सरंजाम देते हुए बता रहा था कि दरख्तों के पास कोई भारतीय फौजी नहीं है। ये सुनकर दोनों रींग कर आगे चल पड़े। दरख्तों के नीचे आकर वो रुक गए और स्टीन गन्नों का रुख इस तरफ कर दिया जिस तरफ वो फौजी दोनों गए थे। मैं खालिद के मुंह के बिल्कुल करीब था। इसने आहिस्ता से कहा, करमदाद आगे देखो। मैंने कहा, आगे कुछ फासले पर खारदार तार की दीवार है। कमांडो खालिद ने हारून से कहा, चाकू निकाल लो। इन दोनों ने अपनी अपनी स्टेन गन्ने पीठ पर डाल ली और पतलून की जेबों में बड़े कमांडो चाकू निकालकर हाथों में पकड़ लिए। खालिद ने सरगोशी में मुझसे कहा, दोनों नाइट पेट्रोल पार्टी के संतरी थे। करमदाद, तुम आगे जाकर रैकी करो और आकर बताओ खारदार दीवार कहाँ तक खाली है। मैंने कहा, यस सर, और फ़ौरन खालिद की जैकेट के कॉलर में से निकलकर इसके कंधे पर से नीचे घास पर आ गया और झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान रिंगता हुआ खारदार तारों वाली दीवार की तरफ चल पड़ा। मैं दीवार से कोई 10-12 गज अभी दूर था कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो खौफ से मेरा जिस्म सर्द पड़ गया। इंडियन फौजी ने मुझे खारदार तारों के पास घास में ही रिंगता देख लिया था। खुदा जाने इसने मुझे रात के अंधेरे में कैसे देख लिया था। जब मैंने अपने पीछे फौजी बूटों की धमक सुनकर पलट कर देखा तो मेरा जिस्म खौफ से सर्द पड़ गया। भारतीय फौजी का भारी बूट वाला पाँव मुझे कुचलने के लिए मुझ पर पड़ने ही वाला था। मैं तड़प कर एक तरफ हो गया। भारतीय फौजी जल्दी से पीछे हट गया और झुककर मुझे घास में इधर उधर देखने लगा। इस दौरान मैं इसके पीछे आ चुका था। इसके यकम में आते ही मैं उछल कर इस पर चढ़ गया और इसकी गर्दन पर डस लिया। कोई ज़ीर हूँ, मेरे जहर का 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से ज़्यादा मुतहम्मल नहीं हो सकता था। इंडियन फौजी वहीं एक तरफ को गिर गया। इसके गिरने से आवाज़ पैदा हुई। यह आवाज़ मुझसे चंद कदम पीछे पोजीशन में बैठे
कमांडो खालिद और कमांडो हारून ने भी ज़रूर सुनी होगी, मगर वो अपनी पोजीशनों पर बैठे रहे। इनकी तरफ से किसी किस्म की कोई हरकत न हुई थी। ये बात मेरे इल्म में थी कि यहाँ कैंप में 2 भारतीय संतरी रात की पेट्रोल ड्यूटी दे रहे हैं। मैंने और कमांडो खालिद ने इन दोनों को अंधेरे में खारदार तारों के पास दरख्तों की तरफ जाते देख लिया था। मैं आगे देखभाल और रैकी करने के लिए जा रहा था और घास पर लेट रहा था। मुझे दूसरी भारतीय संतरी का इंतज़ार था, इसे इसी तरफ से ज़रूर आना था। ये दोनों रात की पेट्रोल पार्टी थी। इतने में पीछे दरख्तों की तरफ से जहाँ अंधेरा था, किसी की आवाज़ आई, तिक्का राम कहाँ है तू? दरख्तों के अंधेरे में से दूसरा भारतीय संतरी निकल कर इस तरफ आया जहाँ इसके साथी की लाश थी। मैं इसे इतना मौका नहीं देना चाहता था कि वो अपने साथी की लाश देखकर कैंप गेट के गार्ड्स को आवाज़ दे सके। इसका मतलब हमारे मिशन की तबाही ही नहीं था, बल्कि हम में से एक भी जिंदा न बच सकता था। दूसरा संतरी ज़रा आगे गया तो मैं इसके दाएं जानिब हो गया। वो अभी लाश तक नहीं पहुंचा था कि मैंने देखा कि वो एकदम झुक गया। शायद इसे अपने साथी की लाश अंधेरे में नजर आ गई थी। झुकने से वो मेरे लिए बड़ा आसान टारगेट बन गया था और इसकी गर्दन मुझे साफ नजर आने लगी थी। मैं तेज़ी से उछलकर इसकी गर्दन से चिमटा और फ़ौरन गर्दन में डसकर जहर इसकी शहरग में दाखिल कर दिया। इसका नतीजा वही निकला जो निकलना चाहिए था। वो बग़ैर आवाज़ निकाले वहीं गिर पड़ा। मैं तेज़ी से रेंगता हुआ पीछे कमांडो खालिद की पोजीशन पर गया। कमांडो खालिद और कमांडो हारून पेट के बल लेटे स्टीन गन सीधी किए हुए थे। मैंने धीमी इंसानी आवाज़ में कमांडो खालिद को सारा माजरा बयान किया। वो बोला, आगे जाओ करमदाद, आगे जाओ, मालूम करो कश्मीरी लीडर का टॉर्चर सेल कहाँ है। गो। मैं वहीं से वापस आ गया। मैं जितनी तेज़ रेंग सकता था रेंगता हुआ दोनों भारतीय फौजियों की लाशों के दरमियान से गुजरता हुआ कैंप की खारदार तारों के साथ साथ चलने लगा। आगे मुझे खारदार तारों वाली दीवार के अंदर की जानिब फौजी बैरकें दिखाई दी। ये 2 छोटी बैरकें थी। इनके बाहर बल्ब रोशन थे और एक एक फौजी गार्ड पहरे पर मौजूद था। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ और आपको इल्म ही होगा कि हमारा मिशन कश्मीरी हुर्रियत परस्त लीडर वाई को इस भारतीय फौजी कैंप से निकाल कर अपने साथ ले जाना था। ये भारतीय फौजी कैंप अपने हवलनाक मजालिम की वजह से बड़ा बदनाम टॉर्चर सेल था, जहां मकबूजा जम्मू कश्मीर से कश्मीरी हुर्रियत परस्त मुजाहिदों, कमांडोज और लीडरों को गिरफ्तार करके इंट्रोगेशन के लिए लाया जाता था और ऐसी वहशियाना और गैर इंसानी अजियतें दी जाती थी कि कोई भी कश्मीरी मुजाहिद यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता था। यह हवलनाक टॉर्चर सेल ज़िला होशंगाबाद के एक गुंजान जंगल में इंडियन आर्मी ने बनाया हुआ था, जहां पूना हॉर्स की 2 कंपनियां तैनात थीं। इस कैंप के टॉर्चर सेल में ऐसे कश्मीरी हुर्रियत परस्तों को लाया जाता था जिनके बारे में मकबूजा कश्मीर की इंडियन आर्मी को यकीन होता था कि इनसे बेहद मुफीद मालूमात हासिल हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।